अस्सलाम वालेकुम। परसेंटेजेस करते हैं कैलकुलेशन। ये कॉस्ट में जिसको परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करनी आती ना, कॉस्ट परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी आती हैं। चले देखते हैं। लेकिन ये परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सवाल में परसेंटेजेस होंगी। तो परसेंटेज कैलकुलेशंस की करते हैं प्रैक्टिस। और ये अभी ना वही सब चल रहा है, मैंने कॉस्ट ऑफिशियली शुरू नहीं की, अभी कल करूंगा इंशाल्लाह। अभी मैं आपको जो बेसिक वेरिएबल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेशंस करा रहा था, फिर अभी मैं आपको कुछ परसेंटेजेस की वैरायटियां दिखाता हूं। तो ये इनिशियली आप समझ लें कि आप प्री कॉस्ट कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन के बाद फिर इंशाल्लाह कल कॉस्ट शुरू करेंगे। परसेंटेज क्यों कैलकुलेट होती है? परसेंटेज क्यों कैलकुलेट की जाती है? मैट्रिक में कितने मार्क्स टोटल कितने होते हैं मैट्रिक में? 1100। तो अगर किसी बच्चे के 880 मार्क्स आए हैं तो कितने हो गए? 80%। अब ये 80% क्यों निकालना पड़ रहा है? 880 बता दे काफी है? इंफॉर्मेशन बताने का ज्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर बताएंगे 1100 में से 880 तो उसको ये भी लग सकता है 880 बड़े नंबर हैं, बहुत है नंबर, लेकिन ये बहुत जल्दी जज करने में मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर ये पता चलेगा ना कि 80% है, तो 80% का मतलब है कि अगर टोटल 100 है ना तो उसमें से 80। इसी तरह से परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है, कंपैरिजन आसान हो जाता है। जैसे ग्रेजुएशन में टोटल मार्क्स कितने होते हैं? ग्रेजुएशन बीकॉम में होते हैं, वैसे ग्रेजुएशन में 1500 नहीं होते, 800 होते हैं मेरे ख्याल में। नहीं कभी की तो नहीं है, लेकिन चले फर्ज करें 800 है। तो अगर जिसके इंटर में 1100 में से 900 नंबर आए थे, कितने बने हैं? तकरीबन 85% के करीब, 80 समथिंग। उसके ग्रेजुएशन में 800 में से 780 नंबर आ गए, तो अब वो कहेंगे जी पहले तो तुमने 900 नंबर लिए थे, अब 780 नंबर लिए, तुमने तो बुरा परफॉर्म किया है। कहां 900 नंबर, कहां 780? तो कंपेरेबल नहीं रहा ना, क्योंकि टोटल चेंज हो गया। तो इसलिए फिर रेशो का इस्तेमाल होता है, कंपैरिजन में आसानी होती है। तो आपको रेशो कैलकुलेट करनी भी आनी चाहिए और उसको अप्लाई करना आना चाहिए, और वो आपको आता है प्लीज आता है। चलें देखते हैं, सवाल लिखें। टोटल सेल्स फॉर द ईयर, टोटल सेल्स फॉर द ईयर 540 मिलियन, 540 मिलियन। और टोटल कमीशन फॉर द ईयर, टोटल कमीशन फॉर द ईयर 78 मिलियन, 78 मिलियन। बताएं कमीशन सेल्स का कितने परसेंट है?
जी 14 पॉइंट, ये सबसे हो गया ना वाकई, सबसे सारे वाकई 78 मिलियन डिवाइडेड बाय 450 है नहीं 540 मिलियन 14.4%। अच्छा ये 14.4% इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? यानी किसी को अगर समझाना है कि 78 मिलियन की कमीशन है, इतना समझ नहीं आ रहा, 14.4% की कमीशन है, क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? कि अगर सेल 100 रुपए है तो उसके मुकाबले में 14.4 कमीशन है, क्योंकि 14% पर सेंट 100, तो 14.4% की इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर सेल 100 है तो कमीशन 14.4 है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करते हुए फार्मूले में जो डिनोमिनेटर में रखा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में रखा गया है ये 100 है जी, ये 100 है। हम ये जैसे अगर फार्मूला बन गया कमीशन डिवाइडेड बाय सेल्स, तो हम ये कह रहे हैं कि सेल 100 है तो कमीशन 14.4 है। ये कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज का। अच्छा, अब इसकी मुख्तलिफ किस्म की वैरायटियां आपको आनी चाहिए, सवालों में टेस्ट होती हैं, चेक कर लेते हैं। सवाल लिखें अगला। सेल्स फॉर द ईयर, सेल्स फॉर द ईयर, सेल्स फॉर द ईयर है 280 मिलियन, 280 मिलियन, और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 5% ऑफ सेल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल्स हैं। % ऑफ सेल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट बता दें। 40 सेल कितनी बताई थी मैंने? 280 मिलियन इंटू 14, यानी जिस पे परसेंटेज अप्लाई करनी है उसे मल्टीप्लाई करनी है। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें जो मैंने बताई हैं, ये पता है ना सबको? सच्ची सच्ची। चलें अब इनका लेवल बढ़ाते हैं। एक चीज सीखी होगी आपने, मुझे पूरी उम्मीदें सीखी होगी, फिर भी चलें दोहरा देता हूं क्योंकि मुझे चाहिए कॉस्ट में। जीपी मार्जिन और जीपी मार्कअप, ये पढ़ा हुआ है पीआरसी में। हाँ अच्छा, जैसे जिस तरीके से बताने लगा हूं ना, हो सकता है आपने वैसे ही पढ़ा हो या हो सकता है आपने इक्वेशन बनाई हो, लेकिन अगर आपने जो मैं तरीका बताने लगा हूं वैसे नहीं पढ़ा हुआ, फिर भी आई रिकमेंड कि आप ना एक बार ये समझ लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन प्रैक्टिस करते 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 फिर आसान हो जाता है। एक बार आप ये चीज सीख लें तो आपको ना सिर्फ ये जीपी मार्कअप मार्जिन में बल्कि और भी कई जगह हेल्प करेगा ये, इसलिए इसको कोशिश करिएगा सीख लें आप जो बताने लगा हूं। यूनिटरी मेथड है जो मैं बता रहा हूं आपको। ये बड़ा है ऐसे नहीं? अच्छा, जिन्होंने नो तो क्या कैसे पढ़ा है? नो वाले इक्वेशन से। अच्छा, इक्वेशन आप जरूर करें जो लोग इक्वेशन से करते रहे हैं, लेकिन इसको भी ट्राई करिएगा क्योंकि इक्वेशन के अंदर जीपी मार्कअप मार्जिन निकालना एक बड़ी कॉमन गलती ये होती है कि स्टूडेंट्स इक्वेशन बनाते बनाते ये भूल जाते हैं कि एक्स उन्होंने अज्यूम किया किसको था, तो वो ना यही भूल जाते हैं कि एक्स क्या था इसमें से। बहरहाल आप इसको कोशिश करिएगा समझने की, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ मार्कअप मार्जिन में ही नहीं और बहुत सारी जगहों पर ये काम आ जाएगा।
चलिए, जिन्होंने पहली दफा देखा है समझाता हूं। ये मार्कअप मार्जिन ही का नहीं है सिर्फ, ये यूनिटरी मेथड है। ये जहां भी कुछ अमाउंट्स में, 2 या 3 अमाउंट्स के अंदर आपस में कोई परसेंटेज का रिलेशनशिप होता है ना, उस पे ये लगेगा। सिर्फ मार्कअप मार्जिन के लिए नहीं है फार्मूला, इसमें कहीं मैंने मार्कअप मार्जिन नहीं लिखा। ये फार्मूला हर वहां लगेगा जहां पर 2-3 आइटम्स में आपस में परसेंटेजेस के लिंक हैं। तो एक उनमें से मिसाल मार्कअप मार्जिन भी है। तो ये फार्मूला सिर्फ मार्कअप मार्जिन के लिए नहीं है, ये ऐसी आइटम्स में से मिसिंग फिगर ढूंढने में काम आता है जिनकी आपस में परसेंटेज के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप है। पहली मिसाल चलो मार्कअप मार्जिन से लेके बताता हूं। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है? हाँ, किसका? तो फिर किसका जवाब, अगर ये कहा जाए कि सेल्स का कितने परसेंट है, तो फिर कैलकुलेशन की जाएगी 4000 डिवाइडेड बाय 20,000, जिसका आंसर आएगा 20%। और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए 16,000 की परसेंटेज, तो कैलकुलेशन हो जाएगी 4000 डिवाइडेड बाय 16,000, कितना? तो अगर ये कहा जाए कि जीपी 20% है, ये बात भी सही है। अगर ये कहा जाए कि जीपी 25% है, दोनों बातें सही हैं। लेकिन एक का आंसर 20 है, एक 25 है, तो फिर कोई फर्क तो करना पड़ेगा। तो अगर जीपी को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स बताना है, तो इसको कहते हैं जीपी मार्जिन। और अगर जीपी को एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट बताना है, तो इसको कहते हैं जीपी मार्कअप। हैं दोनों ही बातें सही, यानी जीपी 25% है, ये बात भी सही है, जीपी 20% है, ये बात भी सही है। लेकिन किसका 20, किसका 25? तो अगर इसका परसेंटेज बनाने के लिए रिलेशन सेल से निकाला है, तो उसको मार्जिन कहते हैं, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल से निकाला है, तो उसको मार्कअप कहते हैं। जीपी मार्जिन अगर 20% है, क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? जीपी मार्जिन 20% है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर सेल 100 हो तो जीपी 20 है, यानी इसमें 100 किसको बोला जा रहा है? सेल्स को। जीपी मार्कअप कॉस्ट ऑफ सेल से डिवाइड करके निकाला गया है। 25%, क्या इंटरप्रिटेशन है कि अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट 25 है, यानी मार्कअप के अंदर 100 किसको बोला जा रहा है? मार्कअप में कॉस्ट को, और मार्जिन की बात हो रही है तो सेल्स को। तो मार्कअप मार्जिन पे अगर आप ये फार्मूला लगाना चाहते हैं, तो पहले आपको इनका आपस का रिलेशन क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं यही वाली मिसाल आगे बढ़ाता हूं। 20% मार्जिन है, अगर इसी को आगे लेके चल रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि सेल 100 है और जीपी 20 है, तो कॉस्ट कितनी हुई? यकीनन 80 हुई। इसी तरह से अगर हम ये मार्कअप वाली मिसाल लें, तो 25% जीपी मार्कअप है। अब चूंकि ये मार्कअप है, तो इसका मतलब है कि कॉस्ट 100 है, जीपी 25 है, तो सेल्स यकीनन फिर 75 हुई, 125। एक बार ये रिलेशन बना लिया ना, फिर हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो इस रिलेशन में ये रिपीट कर रहा हूं, अगर जीपी परसेंटेज मार्जिन दी हुई है तो इसका मतलब सेल 100 है, अगर वो मार्कअप दी हुई है तो कॉस्ट 100 है, और जीपी वही जो गिवन है, तो बाकी फिर सेल या बाकी फिर कॉस्ट होगी। ये रिलेशनशिप शुरू शुरू में बेशक आप लिख के बना लिया करें, लेकिन अगर आप इसमें बिल्कुल पक्के हैं तो ये जबानी होने वाला काम है। यहां तक पहले बताएं, फिर मैं उस फार्मूले पे आता हूं। ये रिलेशनशिप वाली बात समझ आई या नहीं है जी? किधर है, कौन है? कुछ भी नहीं समझ आया। जब हम जीपी मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय क्या किया है? 20,000 क्या है? सेल्स। यानी हमने जीपी मार्जिन कैलकुलेट करते हुए डिनोमिनेटर में सेल्स को रखा है।
तो इसका जब आंसर आया 20%, क्या मतलब हुआ इस 20% का कि जीपी 20 है अगर सेल 100 है तो, यानी जीपी मार्जिन में हम 100 किसको कह रहे हैं, सेल्स को, तो सेल 100 है, जीपी 20 है तो कॉस्ट फिर 80 हुई। और जब हम रिलेशनशिप मार्कअप की बात कर रहे हैं तो मार्कअप के फार्मूले में डिनोमिनेटर क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल ना। तो 25% की इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर कॉस्ट 100 हो तो प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है वो 25 है, तो अब अगर मार्कअप हो तो कॉस्ट 100 है। अब कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो सेल फिर 100 से ज्यादा 125 ही होगी ना। तो ये आपको मार्कअप या मार्जिन दिया हो तो ये रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए। एक बार ये रिलेशनशिप बनाना आ गया, अब इस फार्मूले का इस्तेमाल क्या है। आपको एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर ऐसे बहुत मौके आएंगे जिनमें आपको ये परसेंटेज दी होगी और इन तीनों में से किसी एक की अमाउंट दी होगी और किसी दूसरे तीसरे की अमाउंट तक पहुंचना होगा। सवालों में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिनमें आपको जीपी मार्कअप या मार्जिन परसेंटेज दी होगी और इन तीनों में से किसी एक की रुपी वैल्यू दी होगी। अब आपको इन तीन में, अच्छा 2 की रुपी वैल्यू पता हो तो तीसरी की फाइंड हो सकती है ना, एक की पता है, ये मसला है। तो इसलिए सवालों में ऐसे मसले आएंगे कि आपको जीपी मार्कअप या मार्जिन परसेंटेज दी होगी और इन तीनों में से कोई एक वैल्यू दी होगी, फिर भी हम दूसरी तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे। वो हम इस फार्मूले की मदद से निकाला करेंगे। जिन्होंने इक्वेशन से करना है बेशक वो इक्वेशन से करते रहें, लेकिन एक बार इसको सीखने की कोशिश जरूर करिएगा। अब ये फार्मूला लगा के देता हूं इन दोनों मिसालों में। इन तीन में से कोई एक अमाउंट ले लेते हैं, वो गिवन है। हाँ जी, चलो सेल्स गिवन है, जीपी पूछा है। अब सेल्स पता है, कॉस्ट ऑफ सेल भी पता होती तो डिफरेंस ले लेते, बस सिर्फ सेल्स पता है। अच्छा एक बात और पता है कि 25% मार्कअप है। अब अगर हमें यह बात पता है कि 25% मार्कअप है तो इसका मतलब हमें यह रिलेशन पता है। अब हमें यह रिलेशन पता चल गया और इन तीन अमाउंट में से सेल की अमाउंट पता है। पूछी कौन सी है, जीपी। जो अमाउंट पता है वो इनमें से क्या है, इनमें से क्या है 125। तो जो अमाउंट पता है वो 125 है, उससे डिवाइड, और पूछा क्या है वो इनमें क्या है उससे मल्टीप्लाई। यानी जो अमाउंट दी हुई है वो क्या है उससे डिवाइड और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई। जो अमाउंट दी हुई है वो जो परसेंटेज है इस रिलेशन में उससे डिवाइड और जो फाइंड करनी है वो क्या परसेंटेज उससे मल्टीप्लाई। जैसे इस हरी वाली मिसाल को सॉल्व करें तो 20,000 क्या है, 20,000 125 से डिवाइड और जीपी क्या है 25, 25 से मल्टीप्लाई तो 4,000 आ गया। और अगर इसको मार्जिन से सॉल्व करना चाहें मार्जिन से कर लेते हैं। सेल्स क्या है 100, तो 20,000 रुपए 100 है, 100 से डिवाइड और जीपी चाहिए 20। तो ये जो यूनिटरी मेथड वाला फार्मूला है, अगर आपको जीपी मार्कअप मार्जिन का रिलेशन पता हो और इन तीनों में से कोई एक अमाउंट पता हो तो हम ये फार्मूला लगा के मिसिंग अमाउंट निकाल सकते हैं। इन फार्मूलों पे गौर कर लें, कोई फिगर पूछने तो पूछें, फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसको नोट करना है मर्जी है कर लें, फार्मूला जरूर लिख लेना, फिर इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। नहीं जो मर्जी लगा लें, बताएं बताएं। कॉस्ट ऑफ सेल 16,000 गिवन है, क्या पूछना है, जीपी पूछना है सेल्स पूछनी, बताओ क्या पूछना है।
सेल्स। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बताएं? मार्जिन लगा देता हूं चलो। मार्जिन में कॉस्ट क्या है? 80। 16,000 डिवाइडेड बाय 80। सेल क्या है? 100। मार्कअप वाला लगा लें। 16,000 क्या है? क्या है वो? 100। सेल्स चाहिए, सेल्स क्या है? तो एक अमाउंट पता हो और वो रिलेशनशिप पता हो तो कोई भी दूसरी तीसरी अमाउंट निकल आएगी। चलें और प्रैक्टिस करते हैं। जीपी है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट है, 60,000। 60 जीपी की अमाउंट है 60,000 और जीपी मार्जिन है 25%। कॉस्ट ऑफ सेल बताएं। जीपी है 60,000 और जीपी मार्जिन है 25%। कॉस्ट ऑफ सेल्स बताइए। हाँ जी, निकालना गया था। बहुत अच्छा सवाल है। कॉस्ट ऑफ सेल जीपी मैंने परसेंटेज क्या बताई थी? 25। मार्कअप मार्जिन, मार्जिन इसका मतलब है कि सेल 100 है और अगर ये 25 है तो कॉस्ट 75 है। और मैंने अमाउंट किसकी बताई थी? जीपी की। तो जीपी बताया मैंने 60,000। पूछा क्या है? तो जो 60,000 है वो 25 है और जो पूछा है वो 75 है, 180। जो अमाउंट गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड और जो पूछी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई। और लिखें सवाल। जीपी मार्कअप जीपी मार्कअप 35%, 35%। सेल्स 270,000, 270, 2,70,000। जीपी की अमाउंट बताएं। जीपी की अमाउंट बताइए।
जी कितना 70,000। चूंकि मार्कअप है इसलिए कॉस्ट 100 है और जीपी 35 है, मतलब सेल्स 135 है। अमाउंट किस चीज की बताई थी? सेल्स की। कितनी? ये 135 है तो उससे डिवाइड, और पूछा क्या था? वो 35 है, 35 से मल्टीप्लाई। सही है कि अभी भी नहीं बात है? ये सबसे हो गया, वो आसान है कॉस्ट। चलें एक जीपी मार्जिन मार्कअप को और लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 240,000, 240, 2,40,000 और जीपी मार्जिन है 40%। जीपी मार्जिन 40%। जीपी की अमाउंट बताइए, जीपी की अमाउंट बताइए। हाँ जी कितनी? मार्जिन है तो सेल 100 है, जीपी 40 है तो कॉस्ट 60 है। अमाउंट क्या बताई मैंने? 240,000। ये कॉस्ट ऑफ सेल है, यानी ये 60 है। पूछा क्या है? जीपी, ये 40। सब सही है। चलें जीपी मार्कअप मार्जिन बहुत है, इसी को लेके ना ये जो बात यहां समझाइए कि 100 क्या है, इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। सवाल लिखें और जीपी मार्कअप मार्जिन बस काफी है, लेकिन हो परसेंटेजेस की कहानी रही है आज। जीपी मार्कअप मार्जिन काफी है, अब और चलते हैं आगे। अच्छा जो लोग टैक्स पढ़ रहे हैं, अभी तो खैर 4-5 क्लासें हुई हैं, सेल्स टैक्स तो भी नहीं शुरू किया, इनकम टैक्स शुरू किया है? किसी ने टैक्स पढ़ भी लिया हुआ है? अच्छा चले, जिन्होंने नहीं पढ़ा, सेल्स टैक्स की कहानी ये है कि जब दुकानदार चीजें कस्टमर्स को बेचने लगता है तो गवर्नमेंट कहती है बड़ा अमीर आदमी है ये, हमें भी इससे पैसे लेके दो। तुम ऐसा करो, उसकी मजबूरी से फायदा उठाओ, जब ये चीज तुमसे खरीदने आएगा ना, तुम हमारे नाम पे इसमें पैसे शामिल कर लो, ज्यादा पैसे लो और हमारा हिस्सा हमें दे देना। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट सेलर ने 200 रुपए का बेचना था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि तुमने 200 रुपए तो कस्टमर से लेना ही है, तुम ऐसा करो हमारे नाम पे ना इसमें 30 रुपए जोड़ लो और कस्टमर से तुम 230 रुपए ले लो। अब जब कस्टमर से तुम 230 लोगे तो अपना 200 अपने पास रख लेना, हमें 30 दे देना। ये सेल्स टैक्स है। सेल्स हमारे लिए कितनी होगी, मतलब हमारी नजर में सेल्स कितनी है जिसको हम अपनी सेल्स माने? 200 ना, क्योंकि कस्टमर से जो 230 मिल रहे हैं, 30 तो गवर्नमेंट को दे देने। हमारी सेल्स कितनी है? 200। इस 230 को कहेंगे
कि ये दे देना। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट सेलर ने 200 रुपए का बेचना था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि तुमने 200 रुपए तो कस्टमर से लेना ही है, तुम ऐसा करो हमारे नाम पे ना इसमें 30 रुपए जोड़ लो और कस्टमर से तुम 230 रुपए ले लो। अब जब कस्टमर से तुम 230 लोगे तो अपना 200 अपने पास रख लेना, हमें 30 दे देना। ये सेल्स टैक्स है। सेल्स हमारे लिए कितनी होगी, मतलब हमारी नजर में सेल्स कितनी है जिसको हम अपनी सेल्स माने? 200 ना, क्योंकि कस्टमर से जो 230 मिल रहे हैं 30 तो गवर्नमेंट को दे देने। हमारी सेल्स कितनी है? 200। इस 230 को कहेंगे कि ये है तो प्राइस लेकिन इनक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। तो ये प्राइस है लेकिन इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अगर गवर्नमेंट ने कहा है सेल्स टैक्स कलेक्ट करना है तो गवर्नमेंट ये थोड़ी कहेगी 25 रुपए ले लो, 22 रुपए ले लो, 18 रुपए ले लो। उन्होंने क्या बताना है? उन्हें एक परसेंटेज बता देनी है। तो अगर गवर्नमेंट ने कहा कि सेल्स टैक्स 15% है, किसका 15%? इसका या इसका? इसका। तो अगर इसका 15% है, इसका परसेंटेज है, इसकी परसेंटेज है, तो ये 100 है, 15। और सेल्स टैक्स इनक्लूसिव प्राइस का बनी 115। ये वाली बात आई समझ? सेल्स टैक्स एज अ परसेंटेज है। किसकी परसेंटेज? जो बेस प्राइस थी ना उसकी परसेंटेज। तो जब इसमें ये ऐड हो जाएगा, अब ये जो इंक्लूसिव प्राइस बन जाएगी, ये 100 नहीं है, इसका 15% है। तो जिसका परसेंटेज होता है वो 100 होता है, यानी जिसपे वो परसेंटेज लगनी होती है वो 100 है। तो इस पे परसेंटेज लगनी है, मतलब ये 100 है, ये 15 है, तो फिर ये क्या हुआ? 115। अब ये रिलेशन बना लिया ना, यहां पर भी हम वो फार्मूला यूज कर सकते हैं। लिखें सवाल। टोटल सेल्स फॉर द ईयर, टोटल सेल्स फॉर द ईयर 276,000। टोटल सेल्स फॉर द ईयर 276,000। ब्रैकेट में लिखिए इनक्लूसिव ऑफ 50। जी अमाउंट मैंने बताई है 276,000, 2,76,000। ब्रैकेट में लिखिए इनक्लूसिव ऑफ 15% सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स की अमाउंट बताइए, सेल्स टैक्स की अमाउंट बता दें। जी ये जो 276,000 है ये 115 है और पूछा क्या है? 15। तो अगर ये 115 है तो 15 कितना होगा? 36,000। हाँ जी ये भी हो गई।
ये कहानी समझ नहीं आई, ये स्टोरी समझ नहीं आई। आप ये सवाल पूछ रहे हैं या ये जो सारी मैंने सेल्स ऐसा कॉन्सेप्ट बताया ये पूछ रहे हैं? ये समझ आ गई बात? पक्की बात है। जो कस्टमर को हम प्रोडक्ट बेचने लगे थे वो हमारी बेस प्राइस थी, गवर्नमेंट ने कहा कि उस पे मजीद ऐड कर लो सेल्स टैक्स, तो इस पे इसी की परसेंटेज लगा के ऐड करना है, यानी ये चीज 100 हुई ना फिर, और इसमें 15 ऐड करेंगे तो ये जो इंक्लूसिव अमाउंट है फिर ये 115 चीज है। तो मैंने 276,000 यही बताया है कि ये इंक्लूसिव अमाउंट है, तो फिर ये 115 है। और लिखें सवाल जी। बताइए क्या करूं? बताए फिगर बताना, क्या लिखूं क्या करूं? 276 ये कह रहे हैं आप, यानी आप कह रहे हैं कि इसका 15% ले लें, ये कह रहे हैं आप? क्यों? नहीं आप इस तरह कह रहे हैं जी मेरी मर्जी मैं ऐसे करूं, किस वजह से, क्यों क्यों लग रहा है? जी जी हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि 15% किसका? 15% 15% किसका? इसका या इसका? जो बेसिक सेल प्राइस है जितने का कस्टमर को बेचना होता है, अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि 15% सेल्स टैक्स लगाना है, इसका 15% या अमाउंट शामिल करके जो आंसर आएगा उसका 15%? नहीं ना यार, ये जो अमाउंट शामिल करके आंसर आएगा आप कह रहे हैं इसका 15% होता है। गवर्नमेंट ने कहा 15% सेल टैक्स आप कलेक्ट करके दें, किसका 15%? इस बेसिक सेल प्राइस का ही ना, पक्की बात है ना। तो इसका 15% जब इसमें ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा उसका 15% ले तो वो भी 30 ही होगा, है? नहीं समझ आई बात? अभी जो मैंने 100 है, इस 100 में 100 का 15% ऐड कर दिया तो 115 बन गया। अब अगर मैं इस 115 का 15% ले लूं तो वो यही आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसलिए इसका 15% लेने का मतलब है आप ये कर रहे हैं, तो ये तो नहीं सही है। प्लांट वॉज परचेज्ड, प्लांट वॉज परचेज्ड, सवाल है प्लांट वॉज परचेज्ड एट अ टोटल प्राइस ऑफ 210,600, 2,10,600। A plant was purchased at a total price of 210,600, 2,10,600। ब्रैकेट में लिखिए इंक्लूसिव ऑफ 17% रिफंडेबल सेल्स टैक्स। अच्छा पीआरसी में पढ़ा होगा आपने कि प्लांट की कॉस्ट में रिफंडेबल ड्यूटीज टैक्सेस ऐड नहीं करने होते ना, तो इसमें उसने रिफंडेबल सेल्स टैक्स शामिल करके दिया है। रिक्वायर्ड है आपसे प्लांट की कॉस्ट, प्लांट की कॉस्ट क्या रखनी चाहिए ये रिक्वायर्ड है। अच्छा चूंकि न्यूमेरिकल पेपर है ना, तो जब मैं आपको कोई काम कहता हूं तो कोई बच्चा जल्दी भी कर लेता है,
तो जो बच्चा जल्दी करके आंसर बता देता है तो बाकी लोग काम छोड़ ना दिया करें कि बस वो जीत गया, अब वही जीत जाएगा, हमारी जिंदगी को कोई मकसद नहीं रहा। आप सब कैलकुलेट किया करें पूरा। किसी ने जल्दी कर लिया तो कर लिया, आप सब कैलकुलेशन पूरी किया करें। जी अच्छा, अब ये जो अमाउंट बताई है 210, ये 117 है कि 100 है? ये 117 है, जबकि प्लांट की कॉस्ट कितनी होनी है? 100। तो अगर ये 117 है तो 100 कितनी होगी? 180। उसने टोटल में अमाउंट बताई, टोटल भी 100 नीचे 17 ऊपर 83 आएगा 100 की जगह। क्यों? क्योंकि उसने में वो टैक्स मिला के बता देना। आप क्या कह रहे हैं भाई? 17%। ये जो मैं इधर बात कर रहा हूं कि ये इसका 15% है कि उसका 15% है, ये नहीं समझ आ रही बात? नहीं आ रही यार। इसका 20% कितना है? इसका 20%। 6,000 आ गया, और इसमें इसको ऐड कर दें। अरे इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं, शाबाश, जबरदस्त। 36,000 हो गया। ये 6,000 20% था ना। अब ये 6,000 इसका भी 20% होगा और ये इसका भी 20% होगा, एक ही बात है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता भाई। अगर ये इसका 20% है तो इसका नहीं है, ये नहीं हो सकता। अगर ये इसका 20% है, यानी परसेंटेज की रिलेशन में बात करें तो ये 100 है, ये 20 है, ये 100 नहीं हो सकता, फिर ये 120 है। तो इसलिए ये जब परसेंटेज के रिलेशंस होते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है जानना कि 100 क्या है। 100 वो होता है जिसकी परसेंटेज होती है। जैसे इसमें मार्जिन है 20%, जीपी मार्जिन किसका 20% है? जीपी मार्जिन सेल्स, जीपी मार्जिन सेल्स का ना, तो सेल्स 100 है। ये अगर आप कॉस्ट 100 कर देंगे तो गलत हो जाएगी बात। जीपी मार्कअप है 25%, जीपी मार्कअप, तो 100 क्या है? कॉस्ट। अगर आप यहां सेल को 100 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 6,000 इसका 20% है, इसका 20% नहीं है। तो 6,000 अगर इसका 20% है, ये बेस है, तो जो बेस है वो 100 है। इतनी सारी लंबी कहानी का सिर्फ इतना से समझ आ गया बेस 100 है? ये बात समझ आई कि नहीं? ये 100 नहीं है, ये 120 है। अगर हम इसको 100 कह देंगे तो गलत है ना? अच्छा, इसका 20% ले लें तो भी 6,000 आ जाएगा? नहीं। तो इंपॉर्टेंट है जानना, और हमने जब परसेंटेज लगानी है, मतलब 20%,
तो हम ये उसी 100 पे लगा सकते हैं। अगर 6000 20% कह के कैलकुलेट करना है तो ये किस पे 20% मल्टीप्लाई करूंगा तो 6000 आएगा। 30 पे, 36 पे करके नहीं आ जाएगा। यानी मैं दिल में नियत इसकी रखूं और फिर 20% लगाऊं तो मेरी नियत के ऊपर नहीं कैलकुलेटर ने आंसर करना। 20% मल्टीप्लाई 6000 लाने के लिए किससे होना है? क्योंकि 20% का मतलब क्या है? तो जो परसेंटेज है ये जरूरी होता है जानना कि परसेंटेज किसकी बेस पे कैलकुलेट की गई है। जिसकी बेस पे कैलकुलेट की गई होती है वो 100 होता है। तो जो 100 होता है वही 100 होता है, उसकी जगह कोई और 100 नहीं होता है। इस मिसाल के अंदर जितने का प्लांट था उस पे 17% जो सेल्स टैक्स ऐड होने वाली चीज है। सेल्स टैक्स जो है ना वो एक एडिशनल चीज होती है, इसको दूसरे मुल्कों में वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं। ये किसी चीज में ऐड होना होता है। तो अगर 17% सेल्स टैक्स है तो जिस चीज में ऐड होना है उसका 17%, 100 क्या होगा? फिर जब इसमें सेल्स टैक्स ऐड हो जाएगा और अमाउंट सेल्स टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट बन जाएगी। तो अब अगर हमें कैलकुलेशन करनी होगी तो इस 117 को मैं 17 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो ये जो 210 600 है ये क्या है? तो फिर मैं डिवाइडेड बाय 117 करूंगा और चाहिए क्या? ये तो 100 से मल्टीप्लाई। अभी भी नहीं बनी बात जी। मैंने जो बात की थी वो ये थी कि अगर जी मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। अब इसमें 17% किसका है? जो इस प्लांट की बेसिक प्राइस थी उसका 17% है या इंक्लूसिव अमाउंट का 17% है? इसका 17% है ना। आप ये कह रही हैं कि हम ऐसा कर लेते हैं कि ये 100 है, ये 7 है, 17 और ये 83 है। अब आपने 17% किसका 17% बनाया? इंक्लूसिव अमाउंट का कि बेस तो उसका नहीं होता ना, इस बेस का होता है 17%। और लिखें सवाल। है जिस अमाउंट में, जिस इनवॉइस वैल्यू में सेल्स टैक्स ऐड होना होता है ना उसका परसेंटेज होता है, क्योंकि सेल्स टैक्स एक वैल्यू एडेड टैक्स है। बहुत मुश्किल हो गई बात मुझे लग रहा है। देखें जिस चीज की प्राइस है उसमें अभी सेल्स टैक्स ऐड होना है, तो जिसमें ऐड अभी होना है ना उसका परसेंटेज होता है। तो जो बेस प्राइस है वो 100 है, सेल्स टैक्स 17 है, तो फिर सेल टैक्स मिलाने के बाद जो अमाउंट आएगी सेल्स टैक्स इनक्लूसिव अमाउंट वो 117 होगी। फिर और लिखें सवाल। अभी बहुत सवाल हैं आखिरी सवाल है। अल्लाह आप जिंदगी दे। नहीं नहीं और भी हैं, और भी हैं। चले अब प्लस नहीं माइनस माइनस में चलते हैं। कस्टमर्स सेटल देयर अकाउंट्स, यानी जो हमारे डेटर्स हैं वो हमें पैसे देते हैं। ये मतलब है इस बात का, कस्टमर्स सेटल देयर अकाउंट्स बाय आफ्टर डिडक्टिंग 6% विदहोल्डिंग टैक्स। ये क्या भला होती है विदहोल्डिंग टैक्स?
जब किसी ने कोई पेमेंट किसी को करनी होती है ना, तो गवर्नमेंट वाले कहते हैं इसके पैसे काट के हमें दो। जैसे सैलरी है, तो सैलरी देते हुए एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट ने कहा है कि इसके टैक्स काट के हमें पैसे दो। या जिन्होंने टैक्स पढ़ना शुरू कर दिया है, तो कंपनी जिसने डिविडेंड पे करना है उसने टैक्स काट के लोगों को पैसे देने हैं। अच्छा जी, अब अगर चीज बेच, अच्छा सेल टैक्स वाली बात खत्म हो गई, बस खत्म। अगर कोई चीज हमने 4,000 रुपए की कस्टमर को बेची है, तो कस्टमर हमें जब कैश देने लगेगा तो 6% काट लेगा। किसका 6%? 4,000 का। तो जब इसमें से वो 6% विदहोल्डिंग टैक्स काटेगा 240, तो कितने पैसे हमारे हवाले करेगा? 37। तो अब ये लेस वाली बातें आ गई हैं। ठीक है, पहले वो सेल टैक्स ऐड हो रहा था, अब मैं ये लेस वाली चीजों में आ रहा हूं। टोटल रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स ड्यूरिंग द ईयर होते हैं, उनका गवर्नमेंट ने कहा होता है ना, ये कुछ विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्टिंग एजेंट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ने उनको कहा होता है कि आप जब भी अपने सप्लायर को पैसे देने लगे, उनसे पैसे काटना, वो पैसे हमें जमा कराना। तो ये गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को ऑथराइज किया होता है, कंपनीज को ऑथराइज किया होता है। टैक्स पढ़ लिया? अच्छा, उसमें नहीं, पता नहीं आपके सिलेबस में विदहोल्डिंग टैक्स है कि नहीं। जिन्होंने टैक्स पढ़ लिया हुआ है, पता नहीं याद भी नहीं होगा कि है कि नहीं। विदहोल्डिंग टैक्स है सिलेबस में? नहीं है मेरे ख्याल में, सी फैब में पता चल जाएगा। क्या लिखवाया? टोटल रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर 230,300 230,300। नहीं वही था, सारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। पहली बात मैंने बताई थी, कस्टमर्स सेटल देयर अकाउंट्स, इसका मतलब होता है कि कस्टमर्स हमें पैसे देते हैं, सेटल देयर अकाउंट्स आफ्टर डिडक्टिंग 6% विदहोल्डिंग टैक्स। ये एक सेंटेंस खत्म हो गया। अब अगला सेंटेंस इसी सवाल में बताया कि टोटल रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर 230,300 हैं, यानी टोटल हमें कस्टमर से पैसे मिले हैं वो 230,300 मिले हैं। टोटल सेल्स फॉर द ईयर कितनी है? हाँ जी, 245,000। अब देखें ये 100 वाली बात, हम जितने की चीज सेल करते हैं कस्टमर उस पे 6% टैक्स काटता है। किसका 6%? सेल प्राइस का। बाकी पैसा हमें वो कैश देता है। तो अगर ये 6 है तो 100 क्या है? ये, और ये क्या है? 94। 94 क्यों? 106 क्यों नहीं? क्योंकि ये टैक्स कट के हमें मिल रहा है। तो ये जो मैंने अमाउंट बताई थी 230,300, ये इसमें से क्या था? ये 94 था। पूछा क्या था? 100। तो 245,000 ये भी होगा सबसे। अच्छा, इसी की एक और शक्ल बताता हूं। अगर
वो भी समझ आ जाती है तो कमाल ही कर देंगे आप। 23300 डिवाइडेड बाय 0.94, ये बात भी सही है। जो पैसे हमें मिल रहे हैं वो 6% कट के, यानी वो 94% है। तो अगर वो 94% है तो पूरा क्या होगा, तो उसको 0.94 से क्रॉस कर लिए। ये भी सही है। कमाल हो गया यार, चीते चीतियां इतने सारे बैठे हैं, जंगल में कौन है फिर। उधर से शुरू, सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। अच्छा वो नहीं मिटाता ना। और लिखें सवाल। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग एक चैप्टर करना है हमने, और बहुत सारा करना है इसमें, बहुत प्रैक्टिस कराता हूं मैं इसमें, और इतना प्रैक्टिस कि बच्चे इसमें ना कॉन्फिडेंस आ जाता है। और लास्ट टाइम भी इसमें से 20 नंबर का सवाल आया, तो वो बच्चों ने किए, बड़े खुश हुए कि चलो 20 तो आए ना। तो ये आगे हमने पढ़नी है एक चीज। एक प्रोडक्शन प्रोसेस में मटेरियल इन होगा, उसकी भी कोई क्वांटिटी होगी, और जब वो प्रोसेस से बन के बाहर निकलेगा तो वो भी एक क्वांटिटी होगी। तो जो प्रोसेस में इन हो रहा है इसको इनपुट कहते हैं, और जो प्रोसेस से आउट हो रहा है वो आउटपुट होता है। अगर प्रोसेस में लॉस हो जाना है, मिसाल के तौर पे 100 किलो दूध से खीर बनानी शुरू की, अब वो खीर 100 किलो नहीं बनेगी, कम बनेगी क्योंकि वेट लॉस होगा। तो अगर 10% लॉस हो जाना है तो जो आउटपुट निकलेगा वो कितने किलो का होगा फिर, 90। तो प्रोसेस के दौरान परसेंटेज लॉस हो सकता है, और वो परसेंटेज उसकी होती है इनपुट की। लिखें सवाल। प्रोसेस लॉस 7% है, प्रोसेस लॉस 7% है, और आउटपुट है 111600। 111600 यह आउटपुट है। 111600 यूनिट्स ये आउटपुट है। इनपुट बताइए। ट्रिपल 111600। हाँ जी, आउटपुट है 111600 यूनिट्स। ये 7% लॉस के बाद हैं, यानी ये 93% है। ये भी हो गया। वन ये 0.93 जिनको समझ नहीं आया वो हैरान परेशान है। तो ये 100 है, ये 93 है, तो 100 कितना होगा। ये भी डन। चलिए अब इंक्रीज डिक्रीज पे चलते हैं। सवाल लिखें। सेल्स फॉर 2021, सेल्स फॉर 2021
240,000, 2,40,000, 2,40,000. It is expected to increase. It is expected to increase by 15%. It is expected to increase by 15% next year. यानी 2022 में जो सेल्स होगी वो उम्मीद है कि 15% ज्यादा होगी. तो 2022 की सेल्स बताएं. हाँ जी, 276 सही जवाब है. 2021 की सेल्स हैं 240. अब ये 15% बढ़ जाएंगी, यानी 2022 में सेल्स जो है वो 15% ज्यादा महंगी होंगी. तो किसका 15%? इसी का. 2,40,000 15% ज्यादा हो जाएंगी, तो इसका 15%. तो फिर ये क्या होंगी? 115. ये ठीक है, ये भी ठीक है. वाकई सारे यार, मैं खुशी बता नहीं सकता कि आप जबरदस्त. चले 2 सवाल बस और फिर छुट्टी. और लिखें सवाल. $2020 का रेंट 2020 का 4,04,00,000. It will increase by 15% in 2021, 12% in 2022, and it will decrease by 7% in 2023. 21, 22, 23 रेंट बता दें. जी, ये तो आपने सोचना है. ये तो आपने सोचना है. सोचे 20 से 21, फिर 21 से 22, फिर 22 से 23. हाँ जी, कितना? 2020 का रेंट है 4 लाख. 2021 में रेंट इससे 15% ज्यादा हो जाएगा, यानी 4 लाख इंटू 1.15 46,000. अब जब 2022 की बात हो रही है तो ये 21 से आगे की बात हो रही है.
यानी अगर 7 नहीं 12% बढ़ेगा तो क्या 12% बढ़ेगा? 460 515। और अब जब 2023 में कमी होगी तो वो क्या है जो कम होगा? 515। अच्छा, अब जिसने हो जाना है कम, फोर सेवन 9, ये भी सबसे हो गया। चलें आखिरी सवाल लिखें। सेल्स फॉर 2022, सेल्स फॉर 2022 5,62,500, 562,500, 562,500। किस साल की क्या बताया मैंने? 2022। these sales कौन थी these? ये जो बताई हैं, these sales are 25% higher than last year. क्या 450,000? मैंने तो पूछा नहीं, क्या पूछा? मैंने तो रिक्वायर करना था रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर। 2021 की सेल्स बताएं। हाँ जी, 450,000 सबका ही है? नहीं यार, सर्टिफिकेट तो एक होता है सिर्फ। अच्छा, 450,000। चलें, जिनसे नहीं हुआ क्योंकि कैमरे के उस पार भी दुनिया है। 4 लाख 2020 की सेल्स थी, रेंट था, और इस 4 लाख को कहा था कि ये 15% बढ़ जाएगा, यानी इससे 15% ज्यादा हो जाएगा। नहीं, पिछले साल की बात करो, पिछले साल की बात करो। ये जो 2020 का रेंट दिया हुआ है, इसके बारे में कहा था मैंने कि ये अगले साल 15% इंक्रीज कर जाएगा। क्या 15% इंक्रीज कर जाएगा? ये 4 लाख। किसका 15%? 4 लाख का 15%। लेकिन अब जो सवाल लिखा है उसकी वर्डिंग डिफरेंट है। अच्छा, ये जो मैं मिसाल देने लगा हूं, ये चूंकि प्लस माइनस की मिसाल है, इसलिए इसमें पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूं वो गौर करिएगा। मेरे और लैपटॉप के दरमियान लेट से 10 फुट का फर्क है, तो मैं 2 सेंटेंसेस बोल रहा हूं। एक सेंटेंस ये है कि मैं लैपटॉप से 10 फुट दूर हूं, और एक सेंटेंस ये है कि लैपटॉप मुझसे 10 फुट दूर है। तो डिस्टेंस प्लस माइनस था ना, इसकी खैर है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? स्टार्टिंग पॉइंट का फर्क है। जब मैं कह रहा हूं कि लैपटॉप मुझसे 10 फुट दूर है, तो यहां से स्टार्ट करना है। मुझसे वो दूर है तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, और अगर मैं कह रहा हूं कि मैं लैपटॉप से 10 फुट दूर हूं, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है। जब परसेंटेज होती है ना मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर, ये आपने क्यूएम में इंडेक्स नंबर शायद पढ़े होंगे, आसान सा टॉपिक होता था एक। तो जब ईयर्स का आपस में ताल्लुक बनाना होता है, तो उनमें से कोई एक बेस होती है, कोई एक बेस ईयर होता है। बेस ईयर वो होता है जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं, तो जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं वो 100 होता है। जैसे मैंने अभी इस वक्त 562 के बारे में क्या कहा कि 2022 की सेल्स इससे
25% ज्यादा है। किसका 25%? इसका 25%। क्यों? क्योंकि बेस ये है। अगर मैंने ये कहा होता ना कि 2022 की सेल्स इतनी है, 2021 की सेल्स इससे 25% लोअर थी, तो किसका 25%? फिर इसका 25% होता, क्योंकि मैं कह रहा हूं इससे लोअर थी। अब मैं कह रहा हूं कि ये सेल्स 21 की सेल्स से हायर है 25%, तो 100 क्या है? ये 100 है। अगर ये 100 है तो ये 125। तो मैंने ये पूछा था, तो 560 to 500 कल इंशाल्लाह कॉस्ट को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।